Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about crop production and management, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. So let's start now. All living organism requires food. Plants photosynthesis के प्रोसेस द्वारा अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. फूड से प्राप्त एनर्जी का यूज़ वेरियस बॉडी फंक्शंस जैसे डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन एंड एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में किया जाता है. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड. अब ये जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चर द्वारा फुलफ़िल की जाती है, जिसमें कि क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है. तो चलिए समझ लेते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं. 10,000 साल पहले लोग इधर उधर घूमते थे भोजन और शेल्टर की तलाश में. फिर वो रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करने लगे और फूड के लिए एनिमल्स को हंट करने लगे. कुछ टाइम बाद वो कल्टीवेशन करने लगे लैंड का, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो इस तरह कृषि का, एग्रीकल्चर का विकास हुआ. नाउ व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप यानी फसल. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही प्रकार के प्लांट्स उगाए जाते हैं एक स्थान में तो इसे फसल यानी क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं की खेती या राइस की खेती, उसमें जो फील्ड होती है वहाँ पर सारे प्लांट्स या तो वीट के ही होते हैं या राइस के ही होते हैं या कोई अदर क्रॉप हो गई. सो there are too many crops but mainly two types of crops. The first one is खरीफ crops. खरीफ crops रेनी सीजन में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है. रेनी सीजन जो कि जून टू सितंबर के बीच में होता है. खरीफ क्रॉप्स पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं. नाउ रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, जो कि अक्टूबर टू मार्च के बीच में बोई जाती है. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सभी रबी क्रॉप्स हैं. खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के अलावा जैसा वेदर होता है एरियाज में, तो पल्सेस एंड वेजिटेबल ग्रो की जाती हैं ड्यूरिंग समर टाइम. जैसे कि किसी प्रदेश का मौसम थोड़ा अधिक ठंडा होता है, किसी प्रदेश का मौसम ज़्यादा गर्म होता है या अधिक समय के लिए गर्म होता है या ठंडा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो की जाती है. नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब ये जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं तो कृषि की पद्धति कौन कौन सी हैं जिसमें ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. तो जब भी कोई क्रॉप ग्रो की जाती है तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, यानी सबसे पहले सॉइल, मिट्टी तैयार की जाती है. देन सेकंड स्टेप इज सोविंग. सोविंग यानी बुआई. उसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद बीज की बुआई होती है. देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. उसके बाद मैन्यूर यानी खाद और फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक ऐड किए जाते हैं सॉइल में. फोर्थ स्टेप इज़ इरिगेशन. उसके बाद सिंचाई की जाती है. देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. जो खरपतवार और वीड्स होती हैं जो अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उगाते हैं, उनसे सुरक्षा की जाती है क्रॉप्स की. देन फसल पक जाने के बाद हार्वेस्टिंग की जाती है यानी कटाई की जाती है. एंड एट लास्ट स्टोरेज यानी जो क्रॉप्स होती हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, उनका स्टोरेज यानी भंडारण किया जाता है. तो चलिए इन स्टेप्स को डिटेल में समझ लेते हैं. द फर्स्ट वन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल तैयार करना. हम जानते हैं प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिलते हैं. सो सॉइल को
उलटना पलटना और पोला किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य होता है एग्रीकल्चर में। इससे रूट्स लैंड में गहराई तक जा सकती हैं। इससे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर यानी जो केंचुए, अर्थवर्म, माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो कि मिट्टी में ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई यानी प्लगिंग कहते हैं। अब प्लगिंग पुराने टाइम में विलेजेस में हल के द्वारा यानी प्लग के द्वारा की जाती थी। जैसे कि इस तरह से अब हल जो होता है उसमें ये हैंडल होता है जिसे कि बीम कहते हैं, एंड प्लग शेफ्ट होता है इस तरह की, ये जो लकड़ी का बना होता है। प्लग शेफ्ट में प्लग शेयर लगा होता है जो कि मिट्टी के अंदर होता है और मिट्टी की खुदाई करता है, मिट्टी को उलटने पलटने का काम और पोला करने का काम करता है। तो इस तरह से बैलों की जोड़ी या ऊँटों के द्वारा या भैंसों के द्वारा ये प्लग यानी हल चलाया जाता है खेतों में। होई यानी कुदाली के द्वारा भी प्लगिंग का काम किया जाता है। कुदाली में भी एक ग्रिप होती है ऊपर की साइड एंड इस तरह से हैंडल होता है, और ये जो बेंड प्लेट होती है ये मिट्टी को की खुदाई करने का काम करती है। यहाँ पर एक बीम होती है और ये एक लॉन्ग रॉड होती है। तो कुदाली और हल के द्वारा मिट्टी को खोदने का काम किया जाता है। आजकल नाउअडेज प्लगिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर में कल्टीवेटर जोड़ दिया जाता है ये इस तरह से, और फिर जब ट्रैक्टर चलता है तो उसके साथ साथ कल्टीवेटर मिट्टी की खुदाई करता है, जिससे मिट्टी उलट पलट जाती है और खोद दी जाती है। कल्टीवेटर से लेबर एंड टाइम सेव होता है। मिट्टी तैयार करने के बाद, सॉइल प्रिपेयर करने के बाद बुआई की जाती है यानी सोविंग की जाती है। सोविंग का काम विलेजेस में भी हल के द्वारा किया जाता था। अब ये एक विशेष प्रकार का हल होता था। इसमें हल की तरह का ही टी शेप में होता है ये, बट इसमें एक कीप इस तरह से जुड़ी होती है एंड सॉइल के अंदर कुछ पाइप्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब भी बीजों को इस कीप में डाला जाता है तो पाइप से ये मिट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, जिसमें कि बैलों के द्वारा या ऊँटों के द्वारा कीप हल पर लगी होती है और जिससे बुआई होती है। नाउअडेज सीड ड्रिल मेथड का यूज़ किया जाता है सीड्स की ड्रिलिंग के लिए, जिसमें कि ट्रैक्टर से ये कल्टीवेटर जुड़ा होता है, और जब ट्रैक्टर चलता है तो पहले बीज छिड़क दिए जाते हैं खेत में, उसके बाद सीड ड्रिल के द्वारा ये बीज ज़मीन के अंदर एक इक्वल डिस्टेंस में और डेप्थ गहराई में पहुंच जाते हैं, जिससे कि ये मिट्टी से कवर हो जाते हैं बीज, और इनकी पक्षियों से सुरक्षा हो जाती है ताकि पक्षी इन्हें चुग ना सकें। तो इस तरह से बुआई का काम होता है। बुआई करने के बाद, सोविंग के बाद ऐड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिनमें कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इन सभी न्यूट्रिएंट से ये रिच होते हैं फर्टिलाइज़र, और ये केमिकल्स होते हैं। मैन्यूर यानी खाद के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डिकम्पोजर मेथड से मैन्यूर तैयार की जाती है। गोबर के द्वारा, सूखी जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं, प्लांट के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा, या एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा मैन्यूर तैयार की जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं
फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर में क्या डिफरेंस है? सो फर्टिलाइज़र मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि मैन्यूर कैटल डंग्स यानी पशुओं के गोबर से और प्लांट रेसिड्यू प्लांट्स के अवशेषों से, जैसे पत्ती, पेड़ पौधे, सूखी लकड़ियाँ, इनसे मैन्यूर तैयार की जाती है। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्री में प्रिपेयर की जाती है एंड मैन्यूर फील्ड्स में प्रिपेयर की जाती है। फर्टिलाइज़र्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराती हैं बिकॉज ये फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं, बट मैन्यूर मिट्टी को, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराती है बिकॉज मैन्यूर से जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं यानी अर्थवर्म और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि खाद बनाते हैं, गोबर से खाद बनाते हैं, या जो पशु और प्लांट्स के अपशिष्ट होते हैं उनसे खाद बनाते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस तैयार करते हैं जो कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम से, बट मैन्यूर रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट से। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर में डिफरेंस को देखते हुए मैन्यूर ज़्यादा यूज़फुल होती है सॉइल के लिए। सो एडवांटेज ऑफ मैन्यूर क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है जो कि फर्टिलाइज़र से बेटर होती है बिकॉज ये ज़्यादा वाटर होल्ड करती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा हो जाती है मैन्यूर डालने से। सॉइल के पोर्स ओपन हो जाते हैं जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस का एक्सचेंज होने से नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे कि अर्थवर्म है उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या बढ़ने से वो मिट्टी में, सॉइल में ह्यूमस बनाते हैं और ये सॉइल के टेक्सचर को इस तरह से इम्प्रूव करती है। सो मैन्यूर इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र। अब मैन्यूर या फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद इरिगेशन यानी सिंचाई का काम किया जाता है। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब सिंचाई की जाती है, जब सिंचाई पानी दिया जाता है फसलों में रेगुलर इंटरवल के बाद, तो इसी मेथड को इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। ये टाइम टू टाइम प्रोसेस किया जाता है। समर टाइम में, गर्मियों में वाटरिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू विंटर सीजन। सो जो इरिगेशन है वो सिंचाई है, वो वेल्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, पॉन्ड्स के द्वारा, लेक्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, डैम्स के द्वारा एंड कैनल्स के द्वारा की जाती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। नाउ ये जो इरिगेशन है, सिंचाई है, उसके 2 टाइप्स के मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुराने टाइम में यूज़ होते थे, एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडर्न मेथड। तो चलिए जान लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से थे। ट्रेडिशनल मेथड मोट यानी पुली सिस्टम, इसमें पुली सिस्टम के थ्रू पानी को खींचा जाता था और फिर खेतों में डाला जाता था। अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इनमें कैटल यानी पशु और ह्यूमन लेबर, मानव श्रम का यूज़ होता था सिंचाई के लिए। द नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड इज चेन पंप। इसमें चेन पंप के थ्रू पानी को खींचा जाता था। पंप जो कि इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस या अदर सोर्सेस से चलते हैं, तो इसमें पंप के थ्रू पानी को खींचा जाता था। ढेकली में इस तरह से पानी को खींचा जाता था ऊपर की ओर और फिर खेतों में डाला जाता था। राहत, द नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड इज राहत। राहत में पशुओं के द्वारा इसे ऑसिलेटरी में मूव किया जाता था इस प्रकार से इन डंडों को, और जिससे कि पानी पंप होता था। तो जो पंप का काम है वो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी यूज़ करके पंप चलाए जाते थे। नाउ मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इस तरह से वाटर को स्प्रिंकल करके सिंचाई की जाती है आजकल, जिसमें कि मोटर चलाई जाती है और पानी पाइप्स के थ्रू रोटेटिंग नोजल्स तक पहुंच जाता है, जिसमें कि जब नोजल्स रोटेट होती है, घूमती है लगातार, तो जो पानी की बौछारें हैं वो खेतों में, प्लांट्स में गिर जाती है।
स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ अनइवन लैंड्स में किया जाता है जहाँ खेती असमतल होती है खेत। द नेक्स्ट मॉडर्न मेथड इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में ड्रिप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली पानी रूट्स तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह की वाटर टेक्निक का यूज़ प्लांट्स में, गार्डन में या ट्रीज में किया जाता है। इससे पानी सेव भी होता है बिकॉज इसमें मोटर के थ्रू एंड पाइप्स के थ्रू पानी डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वाटर सेव भी होता है और डायरेक्ट प्लांट को वाटर मिल जाता है। सो दिस इज द यूजफुल टेक्निक फॉर इरिगेशन। अब इरिगेशन टाइम टू टाइम सिंचाई के बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड पर ध्यान दिया जाता है। वीड्स यानी खरपतवार, जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें ही वीड्स कहते हैं, और वीड्स की जो रिमूवल प्रोसेस होती है उसे ही वीडिंग कहते हैं। तो अब ये जो वीड्स होते हैं, जब खेतों में कुछ घास उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स आते हैं, तो यही वीड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के जो हमारी क्रॉप है, फसल है जो हमारे द्वारा उगाई गई है, उसके न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्हें फसल से हटाना और अलग करना, फसल का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम वीड से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ताकि प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिल सके। तो वीड्स को हटाने के लिए स्प्रे की जाती है वेडिसाइड यानी खरपतवार नाशी को, इस तरह से ताकि ये वीड्स खत्म हो सकें, या इन्हें हाथ से निकाल दिया जाता है उखाड़ करके, जैसे कि खेतों में गुड़ाई निराई करते हैं, इस तरह से। अब वीड्स हटाने के बाद जब फसल पक जाती है, 3-4 महीने में जब फसल तैयार हो जाती है प्रॉपर केयर के बाद, तो उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग का काम दरांती यानी सिकल द्वारा किया जाता है, इस तरह से आपने देखा होगा, या इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब इस हार्वेस्टर मशीन में फसल की कटाई भी होती है और उससे ग्रेन्स को, अनाज को भी इस तरह से सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये कंबाइन मशीन है जिसमें कि दोनों ही कार्य साथ में किए जा सकते हैं। ग्रेन्स अलग करने के टाइम जो कि फसल से 3-4 महीने में तैयार हो जाती है, जो कि किसान की मेहनत होती है, और जब किसान की मेहनत रंग ला जाती है, जब फल मिल जाता है, तो किसान हार्वेस्टिंग के टाइम में कुछ त्यौहार मनाते हैं जो कि हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, बिहू। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि फसल के हार्वेस्टिंग के टाइम में, खुशी मनाने के टाइम सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब फसल से ग्रेन प्राप्त करने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद और ग्रेन प्राप्त करने के बाद ग्रेन्स का स्टोरेज किया जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। बिकॉज अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा या हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको मॉइस्चर से सेव करने के लिए जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें इंसेक्ट से, रैट से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करने के लिए उनका प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है। उन्हें बैक्टीरिया और फंजाई से बचाने के लिए इनका प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्टोरेज है वो इस तरह के टैंक्स में किया जाता है जिन्हें सिलोई कहते हैं, और गोडाउन्स में, गोदामों में, बोरियों में अनाज को भरकर इस तरह से सेफ रखा जाता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि हम टैंक्स में अनाज को रखते थे जब खेती से चावल या गेहूं का प्रोड्यूस होता था, तो हम कुछ नीम के पत्तियां डाल देते हैं या कुछ जो हल्दी छिड़क देते हैं। तो इस तरह से हम जो इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं, उनसे बचाव के लिए और मॉइस्चर से बचाव के लिए जो विधियां अपनाते हैं, तो बड़े पैमाने पर सिलोई में स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स को, और इस तरह से गोदामों में, बोरियों में भरकर रखा जाता है।